जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने बात करनी है कि क्या वाक़ई मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता? यानी इसका मतलब ये है कि क्या उम्र के साथ-साथ जो मेल्स होते हैं हज़रात होते हैं, क्या उनकी फर्टिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी को ही सफ़र करते हुए। तो वो बताते हैं कि हमारे हस्बैंड की पहले शादी हुई हुई है और उसमें से चूँकि उनके बच्चे हैं और अब छोटे बच्चे की उम्र 18 साल है, 13 साल है, तो लिहाज़ा वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरे पहले बच्चे हैं। तो मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बात को मैं पब्लिकली भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। एक जब मेल बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जो टेस्टिस होती हैं वो डेवलपमेंटल फ़ेज़ के अंदर होते हैं। यानी कि उसके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो जब दिमाग का एक हिस्सा बलूगत को पहुँचता है, तो वो वहाँ से जीएनआरएच एनालॉग्स को निकालना शुरू कर देता है हाई लेवल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होते हैं, उनके अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो लेटिक एंड सर्कुलर सेल्स दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। लिटिक सेल्स सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके ऊपर जब आके जीएनआरएच एनालॉग निकल के पिट्यूटरी के ऊपर असर करता है, तो वहाँ से पिट्यूटरी से 2 हार्मोन एफएसएच और एलएच निकलते हैं और वो आके लिटिक सेल्स सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के ऊपर आके असर करते हैं और वहाँ से जो जरासीम हैं वो पैदा होने लग जाते हैं, स्पर्म्स जो हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। अब जो स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है, वो 3-4 मोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो नंबर 1 हार्मोन का लेवल, नंबर 2 इन हार्मोन के अलावा बाकी हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन उनका लेवल, नंबर 3 डाइट, नंबर 4 जो ब्लड फ्लो है, उसके ऊपर बड़ी डिपेंड करती है क्योंकि ज़ाहिर है टेस्टिस के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू ब्लड फ्लो के अंदर। अब ब्लड फ्लो किस चीज़ से असरअंदाज हो सकता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, इटसेल्फ एजिंग की वजह से भी जो वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ब्लड फ्लो कम होता जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें बताई हैं, इन सारी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ये जो है वो चेंज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स का लेवल देखा ये गया है कि मेल के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है वो 40 के बाद जो है वो यूजुअली ड्रॉप करने लग जाता है और वो कौन-सा हार्मोन होता है? वो जीएनआरएच हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा होता है। इसलिए बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो आफ्टरवर्ड्स कम होने लग जाती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया हार्मोन्स के साथ स्ट्रेस हार्मोन ज़ाहिर है जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो स्ट्रेस का रद्द-ए-अमल और स्ट्रेस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी ज़्यादा होती जाती है। तो जब ये दोनों हार्मोन ऊपर-नीचे हो सकते हैं तो ज़ाहिर है स्पर्म प्रोडक्शन अफ़ेक्ट हो सकती है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एजिंग जैसे ही प्रोसेस होती है इटसेल्फ आपकी एज बढ़ती जाती है, तो जो खून की नालियाँ हैं वो ब्लड फ्लो जो ब्लड फ्लो लेके जा रही हैं टेस्टिस की तरफ वो तंग होती जाती हैं। वो ना सिर्फ़ टेस्टिकुलर वेसल बल्कि जिस्म की तमाम वेसल चाहे वो दिल की तरफ जाने वाली हैं, चाहे वो आँख के रेटिना की तरफ जाने वाली हैं, चाहे वो गुर्दों की तरफ जाने वाली हैं, उनके अंदर क्लॉट बनने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? नंबर 1 वही हार्मोनल फैक्टर, नंबर 2 स्मोकिंग, पोल्यूशन यू आर लिविंग आपके जो बॉडी के अंदर जो पोल्यूशन की कंटेंट है वो ज़्यादा होते जाते हैं। स्मोकिंग आपने शुरू कर दी है, शुगर आपको हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके हाई रहने लग गए हैं। और भी आगे पीछे की बॉडी के अंदर तोड़-फोड़ जब होने लग जाती है एजिंग की वजह से, तो उस वजह से क्या होता है कि टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो मुतासर होता है और टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो जब भी मुतासर होता है तो खून की जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ख़राब होती है और जिसके नतीजे में ये होता है अल्टीमेटली स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह से अब देखा ये गया है कि जो एजिंग होती है उसमें नंबर तो डिक्लाइन करता है, साथ-साथ जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से मॉर्फोलॉजी और एक्टिव स्पर्म यानी बनावटी तौर पे नॉर्मल स्पर्म और जो एक्टिव स्पर्म चुस्त स्पर्म है उसकी रेशो भी कम होने लग जाती है। अब जब मेल को हम ये चीज़ समझाते हैं, हमारे पास वो आते हैं, हमसे कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम कहते हैं हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन एजिंग की वजह से आपके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, कोई खुदा न खास्ता हार्मोन लेवल कम हो गया है या कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे सकते हैं सप्लीमेंटेशन जो कि
आपकी फर्टिलिटी को बेहतर कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। इसी तरह से लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन यानी प्रॉपर वॉक एंड एक्सरसाइज़ में हमेशा अपने फर्टिलिटी के पेशेंट्स को बताती होती हूँ कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ सिचुएटेड इन मिड ऑफ योर बॉडी। जितना आप लोअर बॉडी का वर्कआउट करेंगे, जितना आप वॉक एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, उतना हार्ट से ब्लड जो पंप हो रहा है टुवर्ड्स लोअर बॉडी वो ज़्यादा हो जाता है। जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन वो ज़्यादा हो जाती है टुवर्ड्स लोअर बॉडी को, जिसकी वजह से फर्टिलिटी को लोअर बॉडी के जितने भी वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें सिंपल रनिंग और जो वॉक और जॉगिंग है, वो बहुत हेल्प करती है आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए। इसी तरह से अगर आपको शुगर हाई हो गई है तो आपकी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, और शुगर हाई और ब्लड प्रेशर कंट्रोल की वजह से जो खून की नालियों के ऊपर या पट्ठों के ऊपर जो असरात आए होते हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। तो लिहाजा जितनी भी एजिंग की प्रोसेस है, वक़्त के साथ-साथ अगर आपका एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट 2 साल पहले ठीक आया है और अब आपका फर्टिलिटी कंसल्टेंट उसको रिपीट करवाना चाह रहा है, तो आप उसे रिपीट करवा सकते हैं। क्योंकि 2 साल पहले तक वो अगर ठीक था, 2 साल के बाद हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कोई हार्मोनल चेंज, कोई ऐसा डिज़ीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के अंदर बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स थे वो अफ़ेक्ट हुए, और हमने ये देखा कि कोविड के अंदर पेशेंट्स के सीमन एनालिसिस भी ख़राब हुए। तो कोई भी दरमियान में आपको कोई ऐसी बीमारी अगर हुई है तो 2 इयर्स के बाद अगर आपकी फर्टिलिटी नहीं आ रही वापस, तो आप 2 साल पुरानी रिपोर्ट, या अगर आपके पहले बच्चे हैं और वो बच्चे अब 10-10 साल के हो चुके हैं और अगला बच्चा नहीं हो रहा, तो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें। आपके स्पर्म के चारों पैरामीटर, उनका नंबर भी एक ख़ास लेवल से ऊपर होना चाहिए, उसके अंदर नॉर्मल स्पर्म की तादाद भी एक ख़ास लेवल से ऊपर होनी चाहिए, और उसके अंदर जो आपके एक्टिव स्पर्म हैं वो भी एक ख़ास परसेंटेज के ऊपर होने चाहिए, और उनके अंदर पास नहीं होनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ज़िंदगी में किसी लेवल पे भी ऊपर-नीचे होती हैं तो इनका हल भी मौजूद है और इनको डायग्नोज़ करना भी ज़रूरी है। तो लिहाज़ा जब भी कोई भी डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप अपना सीमन एनालिसिस करवाएँ, तो उसको आप बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे ना समझें कि वो आपकी जो मैस्कुलिनिज़्म है, ये मर्दानगी है, उसको टारगेट कर रहा है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। एज़ ए फर्टिलिटी कंसल्टेंट मैं आपको ये बात लिख के बता रही हूँ कि मैंने उन कपल्स को ज़्यादा कंसीव करते हुए देखा है जिनके में हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टिलिटी की मेडिसिन खाते हैं, रादर देन कि आप एक ही जो पेशेंट है उसके ऊपर फोकस रखें, उसके अंडे भी बनवा लें, उसके अंडे रप्चर भी करवा लें, उसकी ट्यूबें भी चेक करवा लें, लेकिन मेल भी 50% रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसका भी चेक कर लेना, उसको भी मेडिसिन दे देना हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है, ना कि कोई उसके अंदर नुकसान होता है। तो ज़रूर अगर आपकी फर्टिलिटी नहीं हो रही है तो ज़रूर अपना सीमन एनालिसिस करवाएँ। पिछला सीमन एनालिसिस ठीक है 2 साल पहले का, या आपके पहले से बच्चे हैं, इसको आर्ट बना के रेपिटिशन पे ना जाएँ। कई दफ़ा चीज़ें विदिन मंथ्स वेरी कर जाती हैं, जो कि हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ होती है सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर, यानी कि पहले टेस्टिस में से स्पर्म पैदा हो रहे थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ फैक्टर ऐसे थे जो चले आए और फिर एकदम से स्पर्म ज़ीरो हो गए। ये पैदाइशी तौर पे ये लोग ज़ीरो नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ कुछ डाइट की ऐसी, कुछ लाइफ़स्टाइल की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद फिर ये जो है इनके साथ ऐसे हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।